हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप लोग। लास्ट क्लास में मैंने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट वीडियो डाल दिया था। उसमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मैंने 20 क्वेश्चंस कराए थे जो कि इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो आज मैं उसका पार्ट 2 लेके आ गया हूँ और मैं समझ रहा हूँ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो सब लोग ये वीडियो लास्ट तक देखें। अच्छा, एक चीज और, अगर किसी को लगता है कि उसको ये सारी चीजें आती हैं तो वीडियो को 2x स्पीड पे देखे, ठीक है, तो उसका रिवीजन हो जाएगा। और जिसको लगता है कि उसको ये चीजें नहीं आ रही हैं वो उसको नॉर्मल स्पीड पे देखे, 1x पे देखे। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन की सीरीज है। जेई और मेंस में पक्का क्वेश्चन आएगा। एग्जाम के बाद आके तुम यूट्यूब पे कमेंट करके बताना कि क्वेश्चन आया कि नहीं आया। ठीक है, वेलकम टू दी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ केमीवे। मेरा नाम है सौरभ श्रीवास्तव। टेलीग्राम का लिंक यहाँ पे मैंने दे रखा है, जिसको अटैच होना है वो अटैच हो सकता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। आज का वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, चलो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है। एसिडिटी ऑफ डाइप्रोटिक एसिड इन एक्वस सॉल्यूशन इंक्रीजेस इन ऑर्डर। ध्यान से देखो, सॉल्यूशन को बहुत ध्यान से देखना है। देखो, सल्फर और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है, सल्फर और सेलेनियम के बीच में, मतलब सेलेनियम और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है, टेलेरियम और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है। इसको करने के दो तरीके हैं। देखो, डाउन द ग्रुप जाने पे क्या होगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीज होगी, क्योंकि बॉन्ड लेंथ क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगा तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीज होगी, और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीज होगी तो H+ का रिलीज होना क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। तो मैं ये बोल सकता हूं कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, जल्दी जल्दी बताना, आता जाएगा तो बताते जाना, 2x पे देख लेना। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ। एक तो ये हो गया। दूसरा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कैसे करते थे, H+ को रिमूव करते थे, निगेटिव चार्ज आता था। निगेटिव चार्ज जिस पे स्टेबल होता था, उतना जितना स्टेबल क्या होता था, कॉन्जुगेट बेस, उतना स्ट्रॉन्ग होता था एसिडिक कैरेक्टर। ठीक है, ये भी आता है सबको। तो खुद बताओ, डाउन द ग्रुप जाने पे टेलेरियम और हाइड्रोजन की जो बॉन्ड लेंथ होगी वो बहुत ज्यादा होगी, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक करना क्या होगा, इजी होगा। दूसरा, टेलेरियम का साइज बड़ा होता है तो इस पे निगेटिव चार्ज क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा, तो सबसे ज्यादा एसिडिक। तो ये है ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, H2Te, इसी तरह H2SC, और इसी तरह H2 सल्फर। दिस इज ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। सेम ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ तुम कहां लगा सकते हो, सेम ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ तुम लगा सकते हो, जैसे मान लो HCl है, HBr है, HI है और HF है, तो सबसे स्ट्रॉन्ग कौन होगा एसिडिक स्ट्रेंथ में, HI, फिर HBr, फिर HCl, फिर HF। तो ये दोनों ही देख लो, वैसे ही सॉल्व किया है कि डाउन द ग्रुप जाने पे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होगी, H और I का बॉन्ड ब्रेक करना इजी है, तो H+ इजीली वहां से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। तो इसका आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन 1, ऑप्शन 1। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू ग्रेफाइट। ठीक है, तो चलो मैं तुम्हें बता देता हूं। बोरॉन नाइट्राइड, इसको हम बोलते हैं बोरॉन नाइट्राइड, BnX। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बोरॉन नाइट्राइड। इसका जो स्ट्रक्चर होता है, ये लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, लाइक ग्रेफाइट, लाइक ग्रेफाइट। ठीक है, लाइक ग्रेफाइट। अच्छा, बोरॉन नाइट्राइड का फॉर्मेशन कैसे होगा, अगर B2H6 की रिएक्शन मैं अमोनिया से करूं और ये एक्सेस में लूं और हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, तो किसका फॉर्मेशन होता है, तो बोरॉन नाइट्राइड का फॉर्मेशन होता है। स्ट्रक्चर भी देख लो, जैसे देखो मैं एक थोड़ा सा छोटा सा हल्का सा बता देता हूं। बोरॉन है, ठीक है, नाइट्रोजन है, बोरॉन है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन, बोरॉन, ऐसे अटैच करते जाओ, बोरॉन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, बोरॉन, ऐसे हम अटैच करते चले जाएंगे। यही होता है, लेयर्ड स्ट्रक्चर बनता चला जाएगा। ये देखो, बोरॉन से नाइट्रोजन, बोरॉन से नाइट्रोजन, ऐसे नाइट्रोजन, बोरॉन, नाइट्रोजन, बोरॉन, ये अटैच हो गया। ठीक है, ये बोरॉन है, नाइट्रोजन, बोरॉन, नाइट्रोजन होता है बेटा बोरॉन नाइट्राइड का स्ट्रक्चर। इसमें तुम्हें वैलेंसी कंप्लीट करनी होगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे डबल बॉन्ड कर दो तो इसके 4 बॉन्ड बन गए, यहाँ पे बोरॉन के कितने बॉन्ड है, 3, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड कर दो, इसके 4 बॉन्ड हो गए। ठीक है, ऐसे ही हमें वैलेंसी क्या करनी है,
कंप्लीट करनी है। जैसे यहाँ पे कर दो, ठीक है, ये बोरॉन है, इसकी डबल बॉन्ड कर दो। तो ऐसे करते करते तुम्हें, इसी को हम बोलते हैं बोरॉन नाइट्राइड। और सेम ऐसा ही किसका स्ट्रक्चर होता है बेटा, ग्रेफाइट का। उसमें जहां पे बोरॉन और नाइट्रोजन है वहां पे कार्बन होता है। तो वैलेंसी कंप्लीट करना तुम्हें आ ही जाएगा। यहाँ पे देखो जैसे ऐसे तो सारे डबल बॉन्ड बना लेना, ठीक है। इसको बोलते हैं बोरॉन नाइट्राइड। बोरॉन की भी वैलेंसी 4 होगी और नाइट्रोजन की भी वैलेंसी 4 होगी। और बोरॉन की वैलेंसी जब 4 होगी तो उस पर निगेटिव चार्ज आएगा और नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये सबको पता है, ठीक है, तो कोई कंफ्यूज नहीं होगा। इसका स्ट्रक्चर होता है एज ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ सिलिकेट इज। इसको मैं थोड़ा डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। देखो सिलिकेट बनाना है, 8 बनाना है, तो ऑब्वियस सी बात है ये किसी एसिड से बना होगा, तो तुम्हें पता होना चाहिए। इसको हम बोलते हैं सिलिसिक एसिड, SiOH, इसको हम बोलते हैं सिलिसिक एसिड, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अगर मैं इसकी NaOH से रिएक्शन कराऊं तो सारे H प्लस क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। इसी को हम बोलते हैं बेटा सिलिकेट। इसी को हम क्या बोलते हैं, सिलिकेट। और क्योंकि इसका मेटा बन सकता है इसीलिए हम इसको बोलते हैं ऑर्थोसिलिकेट। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ऑर्थोसिलिकेट्स। इसी को रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका है, देखो ये ऑक्सीजन, 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 और ये जो डॉट है दिस इज सिलिकॉन। इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखो ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे, सो डॉट इज सिलिकॉन एंड दिस इज ऑक्सीजन, और ये है निगेटिव चार्ज। इसी को हम बोलेंगे SiO4-। इसी को हम बोलते हैं ऑर्थोसिलिकेट और सिलिकेट। देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, बी ऑप्शन, इजी। आगे बढ़ते हैं। Which of these is not a monomer for high molecular mass silicon polymer? तो मैंने तुम्हें सिलिकॉन्स बताया था। चलो सॉल्यूशन देखो, मैंने तुम्हें बताया था कि Me3SiCl इस चेन टर्मिनेटिंग, इस चेन टर्मिनेटिंग। तो अगर ये चेन टर्मिनेटिंग है, चेन टर्मिनेटिंग यूनिट है, देख लो क्यों चेन टर्मिनेटिंग यूनिट है, क्योंकि जब मैं इसकी हाइड्रोलिसिस करूंगा तो ये बनेगी Me3SiOH। याद रखना हाइड्रोलिसिस होती है तो Cl हट जाता है, OH लग जाता है। और इसकी जब मैं रिएक्शन कराऊंगा, देखो MESiOH, अच्छा रुको यहाँ पे OH कर लो, ठीक है। तो ये हो जाएगा OH, ये हो जाएगा Me, ये हो जाएगा Me, और इसको जब मैं फर्दर इससे रिएक्ट कराऊंगा तो आगे ये फर्दर क्या है, चेन जो है वो फर्दर इंक्रीज नहीं होगी, तो वो चेन टर्मिनेटिंग की तरह बिहेव करेगी। तो ऑब्वियस सी बात है ये मेरा मोनोमर नहीं हो सकता। बाकी सारे मेरे क्या हो सकते हैं, बाकी सारे मेरे मोनोमर हो सकते हैं सिलिकॉन्स के, ठीक है। तो इसका आंसर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मोनोमर, तो याद रखना दिस इज चेन टर्मिनेटिंग इन नेचर। बाकी सारे किसकी तरह बिहेव करेंगे, बाकी सारे बिहेव करेंगे एज अ मोनोमर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ XeF2 इज आइसो स्ट्रक्चरल विथ। तो मैं स्ट्रक्चर बना के ही देख लेता हूं, उसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है। तो देखो जेनॉन के पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होंगे और फ्लोरीन 2 बॉन्ड बना सकता है। तो देखो फ्लोरीन ने 2 बॉन्ड बना दिया और यहां पे आ गया लोन पेयर, यहां पे आ गया लोन पेयर, यहां पे आ गया लोन पेयर। तो ये हो गया sp3d, और जो sp3d होगा वही आइसो स्ट्रक्चरल होगा। तो ICl माइनस बनाओ, I पे निगेटिव चार्ज दिया तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। क्लोरीन ने 2 बॉन्ड बना लिया और ये आ गया लोन पेयर, ये आ गया लोन पेयर, ये आ गया लोन पेयर। ये भी है sp3d लीनियर, नंबर ऑफ लोन पेयर और नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर क्या है, सेम है, उन्हीं को हम आइसो स्ट्रक्चरल बोलते हैं। तो आंसर इज बी। बाकी तुम कुछ भी करोगे वो नहीं होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, व्हेन क्लोरीन गैस reacts with hot and concentrated sodium hydroxide solution the oxidation number of chlorine changes form। अच्छा क्वेश्चन, कई बार आया है, देखो ध्यान से। देखो क्लोरीन प्लस NaOH, दो चीज इसमें याद रखना, एक आएगा हॉट एंड कंसेंट्रेटेड और एक आएगा, तो दोनों मैं यहीं पे बता देता हूं क्योंकि हम रिवीजन कर रहे हैं ना, कोल्ड एंड डाइल्यूट। अब ध्यान से सुनो, डाइल्यूट है, डाइल्यूट होने का मतलब क्या है, कोई चीज छोटी है, तो इसमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी वो आएगी छोटी। देखो NaCl दोनों में कॉमन, मैंने ट्रिक ऐसे ही याद रखने की बनाई है, दोनों कॉमन। जो अगली चीज बनेगी, ये हॉट एंड कंसेंट्रेटेड है तो ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा आएगा, तो ये आएगा NaClO3 +5 और ये आएगा NaClO +1।
+1 -1 -1 +5, तो ये तो बेटा कॉमन है, तो याद ही क्या रखना है, +1 और ये, और दोनों में आएगा क्या, वाटर। डाइल्यूट में छोटा ऑक्सीडेशन स्टेट, कंसंट्रेटेड में बड़ा ऑक्सीडेशन स्टेट। कंसंट्रेटेड का मतलब ही क्या होता है कि कोई चीज लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट हो, या सॉल्यूट लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट हो, ठीक है, तो इसीलिए लार्ज ऑक्सीडेशन स्टेट, ऐसे याद रखने के लिए सही है। तो इसमें क्या होगा, 0 से एक बार -1 होगा और एक बार 0 से क्या होगा, +5 होगा, तो एक तरह से डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन ही है। 0 to -1 एंड 0 to +5, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, बी ऑप्शन, 0 to -1 एंड 0 to +5। अच्छा, इसमें एक चीज और बता दूं, जैसे मान लो HClO3 है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं, इसको तुम क्या बोलोगे, क्लोरिक एसिड। क्लोरिक एसिड से अगर H+ रिमूव करोगे तो इसको हम बोलते हैं क्लोरेट, इसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरेट। और इसको क्या बोलेंगे, क्योंकि ये बना है HClO से, तो ये होगा हाइपोक्लोरस एसिड, तो इससे बनाएंगे हाइपोक्लोराइड। तो ये एक तरह से सोडियम हाइपोक्लोराइड है और ये तुम्हारा सोडियम क्लोरेट है, तो इसमें कोई कंफ्यूज नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट वैलिड फॉर ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस। जैसे मान लो ए ऑप्शन पढ़ो क्या है, मैं बताता हूं कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ए ऑप्शन मान लो बोल रहा है कि ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ ट्रिपल सुपर फॉस्फेट। मान लो तुम्हें ये नहीं पता है तो बाकी ऑप्शन पढ़ो, अभी क्लियर हो जाएगा। बोल रहा है हाइपोफॉस्फोरस एसिड इज अ डाइप्रोटिक एसिड। अच्छा, तुम एक बात बताओ, हाइपोफॉस्फोरस एसिड मतलब PH डबल बॉन्ड OH एंड H, ये कहीं से डाइप्रोटिक है, नहीं है, तो ये मोनोप्रोटिक है, तो चलो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। ऑल ऑक्सो एसिड कंटेन टेट्राहेड्रल 4 कोऑर्डिनेटेड, ये बात सही है, P डबल बॉन्ड OH टेट्राहेड्रल है, बिल्कुल टेट्राहेड्रल है, ये देखो टेट्राहेड्रल है, ये भी टेट्राहेड्रल है, ये टेट्राहेड्रल है, ये भी टेट्राहेड्रल है, ठीक है, तो इसका मतलब 4 कोऑर्डिनेटेड फॉस्फोरस, ये भी सही है, तो ये भी ऑप्शन करेक्ट है, दिस इज करेक्ट। तो ये तो हमसे इनकरेक्ट पूछा है ना, तो ये तो रॉन्ग हो गया। ऑल ऑक्सो एसिड कंटेन एटलीस्ट 1 P डबल बॉन्ड O, 1 इसमें भी प्रेजेंट है, 1 इसमें भी प्रेजेंट है, 1 इसमें भी प्रेजेंट है, एंड 1 POH बॉन्ड इसमें भी प्रेजेंट है, इसमें भी प्रेजेंट है, इसमें भी प्रेजेंट है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, तो ये भी ऑप्शन रॉन्ग हो गया। ये हमें पता नहीं है और ये हमें मिल गया है कि ये रॉन्ग है, तो यही ऑप्शन सही है। पर अब तुम्हें पता होना चाहिए कि ट्रिपल सुपर फॉस्फेट इज फर्टिलाइजर। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है CaH2, इसका फॉर्मूला होता है CaH2PO4। तो ऑब्वियस सी बात है, इस पे -2 चार्ज आएगा और इस पे +2 चार्ज आएगा, तो ये किससे बना होगा, फॉस्फोरिक एसिड से बना होगा, तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन सही है, तो ये रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेम द टाइप ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकेट इन विच 1 ऑक्सीजन एटम ऑफ SiO4 इज शेयर्ड। चलो इसको भी करके बताता हूं कैसे करते हैं। देखो, सबको ये चीज मैंने अभी बताई थी, किसको बोलते हैं, सिलिसिक एसिड, इसको क्या बोलते हैं, सिलिसिक एसिड। अच्छा, मैंने तुम्हें बताया था सिलिसिक एसिड के, मैं जब तुम्हें ऑक्सी एसिड का लेक्चर लिया था तो मैंने उसमें बताया था कि जब भी 2 मॉलिक्यूल्स लेते हैं और उसमें से वाटर रिमूव करते हैं तो उसको बोलते हैं पायरो। तो यहाँ पे देखो ये क्या बन जाएगा, SiOH OH OH O SiOH OH OH, इसको हम बोलते हैं पायरोसिलिसिक एसिड, इसको हम क्या बोलते हैं, पायरोसिलिसिक एसिड। इसकी NaOH से रिएक्शन कराओगे तो सारे H क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे, तो ये ऐसा दिखेगा। देखो SiO- O- O SiO- O-, इसी को रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका है, ऑक्सीजन को बीच में रखो, एक ऑक्सीजन यहां, एक ऑक्सीजन यहां, ऐसे दिस, और एक यहां, अब बताओ कहाँ कहाँ निगेटिव चार्ज आएगा, ये शेयर्ड है तो इस पे निगेटिव चार्ज नहीं आएगा, इस पे निगेटिव, इस पे निगेटिव, इस पे निगेटिव, इस पे निगेटिव, इस पे निगेटिव और इस पे निगेटिव, तो इसी को हम बोलते हैं
Si2O7 -6, और इसी को हम बोलते हैं पायरोसिलिकेट। इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं पायरोसिलिकेट। और पायरोसिलिकेट में क्या होगा? एक ऑक्सीजन शेयर्ड होगा। ये सब याद करते हो तुम, याद मत करो। पायरोसिलिकेट में ही क्या होगा? एक ऑक्सीजन शेयर्ड होगा। याद करने की चीज नहीं है, समझने की चीज है। नेक्स्ट, which one of the following is present as active ingredient in bleaching powder for bleaching action? चलो आओ सॉल्यूशन देखो। देखो याद रखना, जैसे अगर मैं CaOH ट्वाइस की रिएक्शन करूं Cl2 से, तो बिल्कुल सेम चीज है। क्या बनेगा? CaCl2 प्लस CaOCl2, याद आया, प्लस वाटर। और ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर होता है, ये बहुत लोगों को गलत पता है, ब्लीचिंग पाउडर जो CaOCl2 नहीं होता है। ब्लीचिंग पाउडर एक कॉम्पोजिशन है जिसमें CaOCl2 भी प्रेजेंट होता है, CaCl2 भी प्रेजेंट होता है, CaOH ट्वाइस भी प्रेजेंट होता है, .2H2O। और अगर तुमसे पूछे कि ब्लीचिंग पाउडर में जो क्लोरीन है उनके ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, तो यहाँ पे देखो OCl माइनस है ना, तो OCl माइनस में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट है +1, और यहाँ पे Cl माइनस है तो इसमें है -1। तो ये है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन इन ब्लीचिंग पाउडर। और अगर CaOCl2 में पूछे तो इसमें +1 है, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इजी है। बैलेंस मैंने नहीं किया, बैलेंस तुम कर लेना। तो दिस इज ब्लीचिंग पाउडर का एग्जैक्ट कंपोजिशन ये है, कोई भी कंफ्यूज नहीं होगा, एनसीईआरटी में लिखा है, मैच करा लेना। आगे चलते हैं, क्या बोल रहा है? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस इन H4P2O5, H4P2O6 एंड H4P2O7। एक तो तरीका है कि तुम फॉर्मूले से कर लो, मैं फॉर्मूले से नहीं करता हूं, मैं हमेशा स्ट्रक्चर से करता हूं। तो P यहाँ पे ऑड नंबर है ना, तो POP बॉन्ड होगा पक्का, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, HOH HOH। अब ध्यान से देखो, फॉस्फोरस और ऑक्सीजन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर पुल करेगा, तो यहां से इस पे +2 आ जाएगा। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर पुल करेगा, इस पे +1 आ जाएगा। यहां से भी ऑक्सीजन करेगा, +1 आ जाएगा। और यहां से ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन पुल करेगा तो -1 आ जाएगा, तो इस पे +3 और इस पे भी +3, तो पहला +3 हो गया। दूसरा H4P2O6, तो P डबल बॉन्ड हो, ऑड नंबर नहीं है, तो देखो P और POP बॉन्ड नहीं बनेगा, इसमें PP बॉन्ड बनेगा। अब इसमें तो क्या आएगा? +4 और +4, क्योंकि P और P के बीच में कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं होगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से, 1 इलेक्ट्रॉन यहां से, 1 इलेक्ट्रॉन यहां से, तो +4। इसी तरह लास्ट वाले में देखो, P डबल बॉन्ड हो, OH OH O, P डबल बॉन्ड O, OH OH। तो इस तरह से स्ट्रक्चर भी याद रहते हैं और ऑक्सीडेशन स्टेट भी। तो ये +5 और ये भी +5। तो देखो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन, तो 2 1 3 1 4 1 5। तो इसका आंसर क्या आएगा? +3 +4 +5। कौन सा आंसर मैच कर रहा है? डी ऑप्शन, +3 +4 +5, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ अच्छा क्वेश्चन। द टेंडेंसी ऑफ BF3 BCl3 एंड BBr3 बिहेव एज लुईस एसिड डिक्रीजेस इन द सीक्वेंस। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझो। देखो यार, BF3, अब यहां पे एक बहुत अच्छी चीज होती है, उसको हम बोलते हैं बैक बॉन्डिंग। जिसको नहीं पता है वो ध्यान से देखे। बैक बॉन्डिंग इसमें कैसे होगी? फ्लोरीन के पास है लोन पेयर और बोरॉन के पास है वैकेंट ऑर्बिटल, और जो फ्लोरीन और बोरॉन है, इनके जो ऑर्बिटल हैं वो दोनों ही क्या है? p ऑर्बिटल है। तो ये भी 2p है, ये भी 2p है, दोनों में क्या होगी? अच्छी ओवरलैपिंग होगी। अच्छी ओवरलैपिंग होने की वजह से यहाँ पे जो डेफिशिएंसी है वो क्या हो जाएगी? फिनिश हो जाएगी। बट जैसे जैसे साइज बढ़ेगा वैसे वैसे एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग क्या होगा? डिक्रीज होगा। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग डिक्रीज होगा तो लुईस एसिडिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो BBr3 में एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग क्या होगा? एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग मिनिमम होगा। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग मिनिमम होगा तो उसकी डेफिशिएंसी क्या होगी? मैक्सिमम होगी। तो उसकी लुईस एसिडिटी क्या होगी? मैक्सिमम होगी। तो BBr3 की लुईस एसिडिटी सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद BCl3 और फिर उसके बाद BF3। रीजन है बैक बॉन्डिंग। जितना अच्छा बैक बॉन्डिंग होगा उतना अच्छा क्या होगा? लुईस एसिडिटी डिक्रीज होगी। क्योंकि लुईस एसिडिटी क्या होती है? द एबिलिटी टू
गेन द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर किसी की डेफिशिएंसी फिनिश हो जाएगी तो वो लोन पेयर लेगा ही क्यों, ठीक है। तो BBr3 की लुईस एसिडिटी ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू BCl3 और BCl3 की ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू BF3। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेबिलिटी ऑफ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस इन द सीक्वेंस। कम से कम 1000 बार तो ये क्वेश्चन आ ही चुका है। रीजन क्या है बेटा, डाउन दी ग्रुप जाने पे जैसे मान लो Bl इंटल, ठीक है, बेरिलियम, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, डाउन दी ग्रुप जाने पे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी क्या होती है, +1 ऑक्सीडेशन की स्टेबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। लास्ट क्लास में मैंने तुम्हें बताया था व्हाट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट, तो जिन्होंने भी वो वीडियो नहीं देखा है वो देख लेंगे, ठीक है, क्योंकि अब मैं बार बार नहीं बताऊंगा, जल्दी जल्दी कवर करेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि थैलियम की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी +1 की, थैलियम, फिर इंडियम, फिर गैलियम, फिर एल्यूमिनियम। सो दिस इज ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये है इसका आंसर, रीजन इसका होता है। तो इसका आंसर कौन सा होगा, फर्स्ट होगा ए, थैलियम की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, फिर इंडियम की, फिर गैलियम की, फिर एल्यूमिनियम की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द स्ट्रेट चेन पॉलीमर इज फॉर्म्ड बाई। तो स्ट्रेट चेन पॉलीमर किससे फॉर्म्ड होता है भाई, हाइड्रोलिसिस ऑफ CH3Cl2 फॉलोड बाई कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। डी, देख लो कैसे, देखो CH3 ट्वाइस SiCl2, याद करने को नहीं बोल रहा हूं, सबसे बड़ी बात ध्यान से देखना, H2O अटैक करेगा, दोनों Cl यहां से निकलेगा, OH बन जाएगा, तो CH3 ट्वाइस SiOH ट्वाइस, ठीक है। अब इसको अरेंज कर दो, SiOH OH CH3 लास्ट क्लास में भी बताया था, इसी को सिलिकॉन्स बोलते हैं, CH3 OH। तो बस यहां से वाटर निकालते चले जाना, वाटर निकालते चले जाओगे तो ये स्ट्रेट चेन क्या बनता जाएगा, स्ट्रेट चेन पॉलीमर बनता चला जाएगा। तो पहले देखो क्या हुआ है, इसका हाइड्रोलिसिस हुआ है, हाइड्रोलिसिस की वजह से ये Cl वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया है, उसके बाद कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन हो गया। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का मतलब होता है कि जब दो मॉलिक्यूल्स में से कोई छोटा सा मॉलिक्यूल क्या हो जाए, रिमूव हो जाए, उसको बोलते हैं कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, ठीक है। तो इसका आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द सीक्वेंस ऑफ आयनिक मोबिलिटी इन द एक्वस सॉल्यूशन इज। पहली चीज, इसमें सबसे पहली चीज याद रखनी है कि हाइड्रेशन जो है, किसका हाइड्रेशन ज्यादा होगा, जिसका साइज छोटा होगा या कम होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, द मोर विल बी द ऑक्सीडेशन जिसका साइज कम हो। तो इफ साइज इज लेस हाइड्रेशन इज मोर, और इफ हाइड्रेशन इज मोर हाइड्रेशन एनर्जी इज मोर, हाइड्रेशन इज मोर तो हाइड्रेशन एनर्जी इज मोर। और एक पॉइंट बोलना है, उसको हम बोलते हैं क्या, रेडियस बोलते हैं आफ्टर हाइड्रेशन, तो उसको हम बोलते हैं हाइड्रेटेड रेडियस। हाइड्रेटेड रेडियस वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, जिसका साइज जितना छोटा उसका हाइड्रेटेड रेडियस उतना ज्यादा। तो अगर हाइड्रेटेड रेडियस इंक्रीज हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि आयनिक मोबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो सबसे छोटा साइज किसका होगा, तो इसका मतलब है अगर मैं तुम्हें ऑर्डर बताऊं हाइड्रेटेड रेडियस का, तो सबसे ज्यादा होगा हाइड्रेटेड रेडियस Na+ का, क्योंकि इसका साइज सबसे छोटा है। फिर हाइड्रेटेड रेडियस होगा K+ का, फिर होगा ना कि रब तो Rb+, एंड फिर Cs+। दिस इज ऑर्डर ऑफ हाइड्रेटेड रेडियस, ऑर्डर ऑफ हाइड्रेटेड रेडियस। इसी का जस्ट अपोजिट क्या होगा, आयनिक मोबिलिटी, क्योंकि भागने जितना ज्यादा बड़ा साइज होगा उसको भागने में उतनी प्रॉब्लम होगी। तो ऑब्वियसली इसका जस्ट अपोजिट क्या होगा, Cs+, Rb+, K+, Na+। दिस इज ऑर्डर ऑफ आयनिक मोबिलिटी इन एक्वस सॉल्यूशन, ऑर्डर ऑफ आयनिक मोबिलिटी इन एक्वस सॉल्यूशन। तो सारे वीडियो देख लोगे तो तुम्हें चीजें समझ में आने लगेंगी, इसीलिए कंप्लीट वीडियो देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, among the following which is the strongest oxidizing agent, कुछ पूछना ही नहीं है, फ्लोरीन इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रीजन क्या होता है, रीजन ये होता है कि अगर तुम इसकी स्टैंडर्ड रिडक्शन एंथैल्पी देखोगे तो वहां से इसका रीजन होता है, ठीक है। तो वैसे याद रखना कि F2 इज, तो दिस इज F2, फिर Cl2, फिर Br2,
फिर I2. दिस इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर. दिस इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर. तो ये सब हमें स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल से पता है, ठीक है. और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल निकालते कैसे हैं वो तुम्हें बुक में दिया है, एक बार चेक कर लेना, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीडेशन स्टेट आर मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फॉर लेड एंड टिन रेस्पेक्टिवली. फिर ये इनर्ट पेयर इफेक्ट का क्वेश्चन है, ठीक है. देखो, कार्बन, सिलिकन, सीसी, जेसन, पीबी, टिन और लेड. डाउन द ग्रुप जाने पे लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? डाउन द ग्रुप जाने पे लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी क्या होगी? लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है, इंक्रीज होती है. तो पीबी के लिए कौन सी स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी? +2 वाली. और एसएन के लिए कौन सी होगी? +4 वाली. तो ये है कैरेक्टरिस्टिक ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पी लेड एंड टिन. तो +2 एंड +4, कोई कंफ्यूज नहीं होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ K2O3, MgCO3, CaCO3 एंड BeCO3 इज. चलो सॉल्यूशन देखो. थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब क्या है? थर्मल स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, थर्मल स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनिक कैरेक्टर. जितना ज्यादा स्टेबिलिटी, जितना ज्यादा आयनिक कैरेक्टर होगा उतनी ज्यादा थर्मल स्टेबिलिटी होगी. और आयनिक कैरेक्टर और कोवेलेंट कैरेक्टर हमने फजान्स रूल पढ़ा था. फजान्स रूल से हम क्या चेक कर सकते हैं? देखो देखो ध्यान से देखना. बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम और लीना की. तो अब एक बात बताओ, जैसे जैसे मैं इस साइड मूव करूंगा साइज क्या होगा? साइज डिक्रीज होगा. और डाउन द ग्रुप जाऊंगा तो साइज क्या होगा? साइज इंक्रीज होगा. तो एक बात बताओ, CO3-2 तो है क्या फिक्स? तो जैसे जैसे साइज छोटा होगा अगर केटायन का, इफ केटायन का साइज छोटा होगा, साइज ऑफ केटायन इज लेस, साइज ऑफ केटायन इज लेस, तो वो क्या करेगा? कार्बोनेट आयन को इजीली क्या कर देगा? पोलराइज कर देगा. तो उसमें कौन सा कोवेलेंट कैरेक्टर को क्या कर देगा? इंक्रीज कर देगा. तो जो बेरियम, ये बेरिलियम कार्बोनेट है, इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होगी, तो ये सबसे कम हो गया. फिर मैग्नीशियम की होगी, फिर कैल्शियम की होगी और फिर K2CO3 की होगी. तो इसमें हमें लगाना था फजान्स रूल. तो एक बार फजान्स रूल अगर मान लो तुम्हें नहीं आता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना, उसका मैं अलग वीडियो बना दूंगा. अभी मैं बता दिया कि थर्मल स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनिक कैरेक्टर. जितना ज्यादा आयनिक कैरेक्टर होगा उतना ज्यादा क्या होगा? थर्मल स्टेबिलिटी होगी. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. देखो, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ इज. ये सिंपल क्वेश्चन है यार. चलो देखो, इसमें क्या करते हैं, इसमें सिंपल सा है कि मोर इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ, मोर इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ, मोर इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ, मोर इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम. more will be acidic strength, more will be acidic strength. तो देखो HClO4, HClO3, HClO2 और HClO, यह है +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यह है +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यह है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में और यह है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में. तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, इसका फिर इसका फिर इसका. और स्ट्रक्चर से भी देखोगे तो तुम समझ जाओगे. डबल बॉन्डो डबल बॉन्डो डबल बॉन्डो OH. अगर यहाँ से H+ निकलेगा तो यहाँ पे रेजोनेंस का एक्सटेंट क्या है? ज्यादा है, तो ऑब्वियसली इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी? ज्यादा होगी. इसी तरह यहाँ पे देखो, लोन पेयर और OH, यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसके कंपैरिजन में कम बनेंगे. तो जरूरी नहीं है हर चीज याद करो तभी होगा. ये देखो, ये भी है, यहाँ से H+ होगा तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, और यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा ही नहीं. ठीक है, इसलिए यही ऑर्डर है. तो याद रखेंगे सब लोग. और जिसको याद करने में मजा आती है वो याद कर ले कि मोर इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम, मोर विल बी द एसिडिक स्ट्रेंथ. तो HClO4 पे +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो ऑब्वियसली इसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा? ज्यादा होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ, तो बोरेक-बिश टेस्ट विच कंपाउंड इज फॉर्म. अच्छा, ये तो तुम्हें पता ही होना चाहिए. बोरेक-बिश टेस्ट पता है? बोरेक्स बीड टेस्ट पता है सबको? बोरेक्स बीड टेस्ट में क्या होता है? सबसे पहले
Na2B4O7.10H2O। जब हम इसको हीट करते हैं तो पहले वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है, तो ये बन जाता है Na2B4O7। और जब हम इसको फर्दर हीट करते हैं तो ये स्वेल होके ये बनाता है B2O3 प्लस NaBO2। इसको हम बोलते हैं सोडियम मेटाबोरेट और इसको हम बोलते हैं बोरिक एनहाइड्राइड। दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है ये बनता है ग्लासी बीड, ग्लासी बीड, ठीक है। और जब इसकी रिएक्शन हम किसी ट्रांजिशन मेटल से कराते हैं, इसमें मतलब ट्रांजिशन मेटल लेके जाओगे तो एक स्पेसिफिक कलर आएगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, इसी टेस्ट को हम बोलते हैं बोरेक्स बीड। तो जैसे मान लो COO है, इसकी रिएक्शन में करा दूं किससे, मान लो B2O3 से इसकी रिएक्शन होगी तो ये बन जाएगा COBO2 होल ट्वाइस। और इसका कलर होता है, इसका कलर होता है मेरे ख्याल से ब्लू, इसका कलर होता है ब्लू। तो इसमें मेटाबोरेट का फॉर्मेशन होता है, इसमें किसका फॉर्मेशन होता है, मेटाबोरेट का फॉर्मेशन होता है। यहां तक आई होप मेरी बात सबको समझ में आ गई होगी कि बोरेक्स बीट टेस्ट में मेटाबोरेट का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट अ प्रोटोनिक एसिड। तो पहले इसको सही से अरेंज करो ना सॉल्यूशन, ये बड़ा अजीब सा लिखा है, तुम्हें सब लगेगा कि ये बेस है, पर एक्चुअली में ये बेस है नहीं। इसको सही से देखो तो ये है, तीनों है तो ये है एक्चुअली में, दिस इज, इसको सही से अरेंज करके लिखोगे ना तो दिस इज H3PO4, ठीक है। इसको सही से लिखोगे तो ये बनेगा SO2OH ट्वाइस, को सही से लिखोगे तो ये बनेगा H2SO4। तो उन्होंने लिख दिया है बस ऐसे, ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए। तो जो याद करके जाएगा उसको लगेगा ये सारे तो बेस ही हैं। ये क्या है, ये है H2SO3। अब मैं बता रहा हूं तो तुम्हें लग जाएगा कि हाँ यार सही है। ये है BOH थ्राइस, ये है H3BO3। और तुम्हें पता होगा कि H3BO3 इज अ लुईस एसिड, H3BO3 इज अ लुईस एसिड और मोनोप्रोटॉनिक होता है। तो इसका आंसर होगा C। आई होप यहां तक वीडियो सबको समझ में आ गया होगा। ये B2O3 था तो इसको सही से लिख लो, कोई कंफ्यूजन मत रखना, ठीक है। यहां तक वीडियो सबको समझ में आ गया है। 2 पार्ट हो गए हैं किसके, इनऑर्गेनिक के रिवीजन के, ठीक है। अब थर्ड पार्ट जल्दी ही मैं लेके आऊंगा नेक्स्ट डे, ठीक है। यहां तक सबको समझ में आ गया है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो आते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड अप्रिसिएशन। बाय बाय, साइनिंग ऑफ, थैंक यू सो मच।